हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका अपना मुकेश सर और आज पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल। ठीक है, सेलों का संयोजन। जैसे प्रतिरोधों का संयोजन होता है वैसे ही सेलों का संयोजन। तो इसको जानने के लिए आपको पहले जानना पड़ेगा प्रतिरोधों के संयोजन को। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर आई बटन दिख रहा है, दबाइए और जाइए। पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्लास को अटेंड कर लीजिए, फिर इस क्लास को अटेंड कर लीजिएगा, बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। और आज हम कुछ बच्चों महत्वपूर्ण क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं सेलों का संयोजन, कॉम्बिनेशंस ऑफ सेलों का संयोजन, कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा, आप देख लीजिएगा, प्रतिरोध वाला आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सेल लेते हैं और सेलों को बच्चों श्रेणी क्रम में संयोजित कर देते हैं। और श्रेणी क्रम में कैसे संयोजित करते हैं ये बता रहा हूं मैं आपको। ये जो सेल दिख रहा है ना, इन सभी का विद्युत वाहक बल मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो सब सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सबका क्या है, एक समान है। और सपोज करता हूं ये जो सेल है वो क्या है, ई। इस प्रकार कितने सेल जुड़े हुए हैं, n सेल जुड़े हैं, नंबर ऑफ n सेल जुड़े हुए हैं, जिसकी 1 2 3 है, वैसे ही n जुड़े हुए हैं। मैं E1 E2 नहीं लिखूंगा। रीजन क्या है E1 E2 नहीं लिखने का, E1 E2 लिखूंगा तो मतलब यह है कि सबका विद्युत वाहक बल अलग अलग है, तब E1 E2 लिखा जाता है। सबका विद्युत वाहक बल है इसलिए E लिख दिया हूं मैं। ठीक है, लेकिन जुड़े कितने हैं, टोटल n जुड़े हुए हैं। और सब में सबको पता है, इन सब में जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो R1 हो जाएगा, इसका सॉरी R हो जाएगा, इसका भी R हो जाएगा, इसका भी R हो जाएगा, क्योंकि सबका विद्युत वाहक बल सेम है। तो सबका जो है रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, हमारा एक जैसा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनते जाइएगा, एकदम इजी मैं समझाता हूं आपको। और एक बाह्य हमारा जो है प्रतिरोध जोड़े हैं, कोई बल्ब लगा दिए तभी तो पता चलेगा कि करंट बह रही है कि नहीं बह रही है। सपोज क्या करते हैं, बल्ब लगा दिए हैं और इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, R है। और बीच में कुंजी तो लगाना पड़ेगा ना भाई, की तो लगाना पड़ेगा ना, तभी तो चालू बंद करोगे। और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है बच्चों वो I है। इतना क्लियर हो गया। अब इधर देखो, माना कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। माना कि ई विद्युत वाहक बल का n सेल श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, जिसमें प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, इसमें एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R जोड़ा गया है। ठीक है, और इसमें धारा I प्रवाहित होती है। अतः कुल सेलों का विद्युत वाहक बल या अतः सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, सेलों का कुल विद्युत वाहक बल। तो कुल विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा हमारा NE। क्या हो जाएगा, NE। मैं इसको पहले से आपको समझा चुका हूं प्रीवियस क्लास में, आप जा करके देख लीजिए NE कैसे होगा। अरे भाई, दो सेम चीजें जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर 2 ठो जुड़ा होगा तो 2E होगा, 3 ठो जुड़ा होगा तो 3E होगा, 10 ठो जुड़ा रहेगा तो 10E होगा। अब n ठो जुड़ा है तो NE होगा। ठीक है, एवं आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। अब सब में R इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r और n है, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा NR। ठीक है, एवं बाह्य प्रतिरोध, अब बाह्य प्रतिरोध एक ही है मात्र, बाह्य प्रतिरोध है R। अतः कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध जो हमारा होगा वो हो जाएगा NR प्लस R, आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अतः विद्युत धारा, और सबको पता है श्रेणी क्रम संयोजन में हमेशा एक समान धारा बहती है। तो विद्युत धारा बराबर हो जाएगा बच्चों, ये ओम के नियम से सबको पता है, V इज इक्वल टू IR होता है। तो विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। यह फॉर्मूला है, कुल प्रतिरोध होगा। तो देखिए इधर देखिए सब लोग, कहां, इधर देख लो। तो विद्युत धारा है हमारा टोटल I और दैट इज इक्वल टू हो जाएगा, विद्युत वाहक बल कितना है, NE, नंबर ऑफ NE डिवाइडेड बाई कुल प्रतिरोध। क्या चीज दे रखा है ये देखिए, N स्मॉल r प्लस कैपिटल R। समझ में आ गया। अब इसको मिटा दूं मैं, अब इसका कोई वो नहीं है। चलिए देखते हैं अब क्या करेंगे। इधर देखो, तो I बराबर हमारा क्या आ गया बच्चों,
I इज इक्वल टू आ गया एन ई डिवाइडेड बाई एन आर प्लस आर। ठीक है, सपोज करो कि R इज ग्रेटर देन R, मतलब आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से अधिक है, आंतरिक प्रतिरोधों का मान बाह्य प्रतिरोध से अधिक है। तब की केस में क्या हो जाएगा, I इक्वेशन 1 दे दीजिए, इक्वेशन 1 से I इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाई एन आर, बिकॉज R इज बहुत लेस है, बहुत कम है, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और प्लस जीरो कर देते हैं, जीरो मान लेते हैं। तो उस केस में हमारा आ जाएगा ये I इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज, इधर ही देखिए आप लोग। अभी इस क्वेश्चन बनाऊंगा मैं आपके लिए, एक नंबर का क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन। अब देखते हैं, R इज ग्रेटर देन स्मॉल r, तब की केस में क्या होगा, इधर देखिए I दैट इज इक्वल टू हो जाएगा एन ई डिवाइडेड बाई, ये जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा R, हो गया, ये आ गया। यही चीज निकाल के दिखाना रहता है आपको संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन सेलों का। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, एक नंबर के क्वेश्चन में आता है। बताया ना, मैं एक नंबर का क्वेश्चन बताता हूं आपको, 1 मार्क्स क्वेश्चन। क्या आता है बच्चों कि सेलों को किस क्रम में संयोजित करना चाहिए, समझ में आ रहा, किस क्रम में संयोजित करना चाहिए, और यदि आंतरिक प्रतिरोध का मान अधिक है बाह्य प्रतिरोध से, तो हमको ये मिल रहा है धारा का मान I E बटे R, और अगर देख लीजिए इसको, अगर बाह्य प्रतिरोध का मान स्मॉल r से ज्यादा है आंतरिक प्रतिरोध से, तो हमको ये मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है ये सोचो। सपोज आपने बैटरी जो भी हमने लगाया था उसमें, सपोज करो कि हमारा जो बैटरी लगा हुआ था, मतलब सेल लगा हुआ था, उस एक सेल का वोल्टेज मान लो 50 वोल्ट है, कितना है, 50 वोल्ट है उसका विद्युत वाहक बल। तो हमको I धारा क्या मिलेगा, और मान लो कि मैं जो रेजिस्टेंस लगाया था वो रेजिस्टेंस है आपका 10 ओम का रेजिस्टेंस है, सपोज करो, तो हमको धारा क्या मिलेगी 50/10, दैट मीन्स 5 एम्पियर। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किस क्रम, कब मिलेगा ये चीज, जब हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से अधिक है, तब 5 एम्पियर मिल रहा है। अब एक काम करते हैं, इसको इस पे रख के देखते हैं, अगर हमारा बाह्य प्रतिरोध का मान ज्यादा हो गया आंतरिक प्रतिरोध से, तब क्या मिलेगा, तब हमारा जो मिलेगा I इज इक्वल टू, ये देखो नंबर ऑफ n। अब आपने मान लो, ये तो फॉर्मूला है, अगर मान लो आपने कितना लगा दिया है 50 ठो सेल लगाए हो, 50 तो यहां भी लगाए हैं, वहां भी 50 लगाए हैं, दोनों जगह में 50 लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, लेकिन यहां तो n है ही नहीं, तो मैं क्यों रखूंगा, सिर्फ एक सेल काम कर रहा है, बाकी से सेल फेल है, लेकिन यहां सबके सब सेल काम कर रहे हैं। 50 के 50 गुणित कितना है 50 है, डिवाइडेड बाई कितना माने हो आप 10, 50 5 पंचे 25, 250 एम्पियर। किसमें आपको ज्यादा धारा मिल रहा है, मुझे बता दो आप, किसमें ज्यादा धारा मिल रहा है। तो श्रेणी क्रम में तभी संयोजित करना चाहिए, स्टार लगाओ और नोट करो, क्या श्रेणी क्रम में तभी संयोजित करना चाहिए जब सेल का बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध से अधिक हो, बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध से कम अधिक हो, या आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से कम हो। बस भैया इतना ही है और कुछ नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इधर देखिए, चलिए देख लीजिएगा, काम चला लीजिएगा इसको, ठीक है, जैसा भी बन रहा है। क्या है, हमने ई विद्युत वाहक बल वाले सेल को, एक समान विद्युत वाहक बल वाले सेल को, ठीक है, एक ही क्रम में समांतर क्रम में जोड़ दिया है इस प्रकार, और इन सब का बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा इंटरनल जो रेजिस्टेंस हो जाएगा आर सेम रहेगा आर, ठीक है, इतना अच्छे समझ में आ गया। और इसमें जो हमारा विद्युत धारा है वो प्रवाहित करते हैं हम लोग I, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। बाह्य प्रतिरोध का वैल्यू है R, और यहां पे एक लगा देते हैं कुंजी के। इतना चीज समझ में आ गया सबको, बस अब सुनते जाइएगा। परिपथ का
विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, तो परिपथ का विद्युत वाहक बल क्या होगा? चूंकि ये समांतर क्रम में है तो सबको पता है वोल्टेज हमेशा क्या रहता है? समांतर क्रम में कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना, और धारा किसमें? श्रेणी क्रम में कांस्टेंट रहता है। तो विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा बच्चों? सबका हो जाएगा E, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा? आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, तो आंतरिक प्रतिरोध किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो जाकर के देख लो एक बार, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं, समांतर क्रम में है तो ये हो जाएगा हमारा R/N। क्या हो जाएगा? R/N। कैसे होगा नहीं जानना, देख लो भाई, देख लो क्या होगा, मैं बता रहा हूं आपको। जब समांतर क्रम में जुड़ा होता है बच्चों और सब प्रतिरोधों का वैल्यू सेम होता है, सब प्रतिरोधों का वैल्यू सेम होता है। सपोज करो कि तीनों प्रतिरोधों का वैल्यू क्या है? मुझे R R R दे रखा है, तो हम सबको पता है इसका जो रिजल्टेंट होता है, सपोज मैं RS मान लेता हूं रिजल्टेंट को, तो ये होता है, अगर दो ठो जुड़ा हुआ है मान लो, तो ये हो जाएगा R प्लस 1/R हो जाएगा, दोनों क्योंकि समान है एक जैसा, तो इसका क्या हो जाएगा? R तो दोनों में सेम है, तो R और ये 1 1 हो जाएगा 2, तो 1/RS इज इक्वल टू हो गया 2/R, और RS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R/2। तो दो जुड़ा है तो दो हो गया R/2, अगर तीन जुड़ा होता तो 3, और N जुड़ा है तो N। यही चीज तो लिखा हूं मैं, चूंकि R इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और N जुड़ा हुआ है, कॉम्बिनेशन में है, तो RN हो गया यार, और बात और क्या, बात खत्म, ठीक है। और N नंबर ऑफ N's करने के लिए मैं एक ऐसा बना देता हूं, चलो ये लीजिए, ठीक है। अब देखिए बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध, तो बाह्य प्रतिरोध हो जाएगा बच्चों इनका, वो हो जाएगा R, कैपिटल R, हो गए। यहां पे देख लीजिए, अब देखिए क्या है, कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कुल प्रतिरोध तो इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू R/N प्लस कैपिटल R। इतना चीज समझ में आ गया सबको अच्छे से? अब देखिए, अब क्या देखना है, ये देखो, अतः विद्युत धारा, तो ओम के नियम से सबको पता है V इज इक्वल टू IR, देन I इज इक्वल टू हो जाएगा V/R। तो विद्युत धारा जो होगा, विद्युत धारा दैट इज इक्वल टू हो जाएगा विद्युत वाहक बल डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध। तो हो जाएगा हम लोगों का I दैट इज इक्वल टू विद्युत वाहक बल कितना दे रखा है? E डिवाइडेड बाय E डिवाइडेड बाय, अब देखो कुल प्रतिरोध कितना दे रखा है मुझे? RN, R डिवाइडेड बाई N प्लस कैपिटल R, इतना दे रखा है। इसको थोड़ा सॉल्व करो बच्चों, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा E डिवाइडेड बाई, ये देखिए इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा NR और डिवाइडेड बाई N, तो N ऊपर चला जाएगा तो I इज इक्वल टू हो जाएगा NIE AR प्लस NR। इतना चीज समझ में आ गया? इसको मिटा दूंगा, अब बिल्कुल मिटा देते हैं। अब देखो डियर स्टूडेंट, व्हाट इज दिस, ये आ गया इक्वेशन। अब इक्वेशन में क्या करना है हमको? समीकरण एक दे दो, यदि इफ R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब आंतरिक प्रतिरोध का मान अधिक है बाह्य प्रतिरोध से, तो क्या होगा? I इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा NE डिवाइडेड बाई बाह्य प्रतिरोध से, या पहले ऐसा कर दो, चलो R ये लीजिए, तब क्या हो जाएगा? R का मान ज्यादा है इससे, तो ये हो जाएगा NR हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा हमारा E डिवाइडेड बाई R, ठीक है, ये लीजिए। और दूसरा निकाल के देखिए, इफ R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तब के केस में क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू, यहां रखिए, समीकरण एक में रखना है, ऐसे लिखोगे आप लोग ना समीकरण एक में, तो NE डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा R बड़ा है R से, तो ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा R, ठीक है। तो I इज इक्वल टू हो गया NE डिवाइडेड बाई R। अब मुझे ये बताओ, इस स्थिति में जब समांतर क्रम संयोजन में है सेल, तो हमको मतलब समांतर क्रम में कब संयोजित करना चाहिए? समांतर क्रम में तब संयोजित करना चाहिए जब आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध से अधिक हो। समांतर क्रम में सेलों को तब संयोजित करना चाहिए जब आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध से अधिक हो। इससे फायदा हमको यह होता है कि विद्युत वाहक बल जितना हम सेल यूज किए हैं उन सबको विद्युत वाहक बल मिलता है, उन सब का विद्युत वाहक बल मिलता है। इसमें सब विद्युत वाहक बल नहीं मिल रहा है, हमको तो केवल एक विद्युत वाहक बल मिल रहा है, एक सेल का फायदा हो रहा है, बाकी सब सेल खत्म है, कोई मतलब का नहीं है, कोई मतलब का नहीं है। यदि आपका R का मान बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध से ज्यादा है और आपने उसको समांतर क्रम में संयोजित कर दिया, ठीक है, तो फिर कोई मतलब का नहीं है। और ये जस्ट पहले देखें, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों में एक दूसरे को उल्टा है, उल्टा है। मतलब
आंतरिक प्रतिरोध का मान अगर ज्यादा है तो आप उसको समांतर क्रम में संयोजित करना, तब फायदा मिलेगा। और आंतरिक प्रतिरोध का मान कम है तब उसको आप श्रेणी क्रम में संयोजित करना, तब फायदा मिलेगा। समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भैया रे। नहीं, इसके पहले एक और है टॉपिक, वो है हमारा मिश्रित क्रम संयोजन। देख लेते हैं उसको भी। ओके स्टूडेंट, तो अब देख लेते हैं हम लोग जो है मिश्रित क्रम संयोजन। ठीक है, मिक्सचर्स ऑफ पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशंस। ध्यान से देखना, ठीक है, बड़ा डेरिवेशन है, ठीक है, और थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मैं आपको इतना अच्छा से समझाऊंगा कि मजाक नहीं समझ में आएगा तो आप लोग जो है वीडियो को डिसलाइक कर देना, बात खत्म। चलो देखते हैं क्या करते हैं बच्चों। इधर देखो, मिश्रित क्रम संयोजन क्या है? मिश्रित क्रम संयोजन। इसको छोड़ो, मैं इसको मिटाता हूं, सीधा हम उसका डायग्राम बनाते हैं। देखो कैसे बनाएंगे। मिश्रित क्रम संयोजन में मतलब श्रेणी क्रम में भी होना चाहिए, समांतर क्रम में भी होना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, देखिए ध्यान से। सेल को हमको संयोजित करना है श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। तो ये देखिए मैं सेल को कैसे संयोजित कर रहा हूं। ये किस क्रम में दिख रहा है आपको? बताओ मुझे, किस क्रम में दिख रहा है? ये किस क्रम में दिख रहा है भाई, बोल दो। ये दिख रहा है मुझे श्रेणी क्रम में। ये श्रेणी क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में है सर, ठीक है, ये श्रेणी क्रम में है। ओके, वेरी गुड। और समांतर क्रम में कैसे? इसके नीचे मिलाइए, इसके नीचे मिलाइए बच्चों, ऐसा। ये देखिए समांतर क्रम में। और इसी प्रकार आपको ढेर सारा जो है कॉम्बिनेशन करना है। कितना कॉम्बिनेशन करना है मैं बता रहा हूं आपको, कितना कॉम्बिनेशन करना है मैं बता रहा हूं, ठीक है। इस प्रकार चित्र थोड़ा सा आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। कितना कॉम्बिनेशन करना, ध्यान से सुनो। इधर जो है ये भी ई है, ये भी ई है और ये भी ई है, मतलब सब ई है, विद्युत वाहक बल है, मतलब सबका विद्युत वाहक बल एक समान है। और हम श्रेणी क्रम में उसको n बार जोड़ते हैं। कितना बार जोड़ते हैं? n बार, n टाइम, n बार श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं सेल को। और समांतर क्रम में जोड़ने के टाइम उसकी गिनती कितनी होगी? m बार, m बार, ठीक है, m बार हम उसको समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। चलिए ऐसा एक डॉट डॉट करके मैं बना देता हूं इसको, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? चलिए देख लेते हैं। ये डॉट डॉट डॉटेड लाइन है, कितना बार? m बार, m बार, n बार। और इनके बाह्य प्रतिरोध, एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ देते हैं, और दैट इज अ कैपिटल R, और एक कुंजी लगा देते हैं यहां पे, ये ऐसा। इतना चीज समझ में आएगा? थोड़ा धैर्य रखो, टेंशन मत लो, चित्र देख के घबराना नहीं है। कुल सेलों की संख्या क्या हो जाएगी? कुल सेलों की संख्या, कुल सेलों की संख्या, कुल सेलों की संख्या। अरे ये है, देखो इधर देखो, ए ए ए ए ए ए ए ए एंड ए ए ए ए, ये सेल है। आप 1 2 3 4 ये हो गया, और 1 2 3 ये हो गया। तो टोटल सेल कितना हो जाता है? 4 गुणित 3, 4 गुणित 3, 4 तिया 12 होता है कि नहीं होता है? वैसे ही अब ये क्या है? n बार है। कितना बार है? 4 के जगह में क्या है? n है, और 3 के जगह में क्या है? m है। तो टोटल सेल क्या हो जाएगा? m गुणित m दैट इज इक्वल टू nm या mn। होगा कि नहीं होगा? एक एक चीज क्लियर कराऊंगा मैं, टफ है लेकिन एक एक चीज क्लियर कराऊंगा। संख्या हो जाएगा nm, हो गया, nm हो जाएगा बच्चों। अब नेक्स्ट देखिए क्या चीज, लेकिन यहां हम सबको पता है समांतर क्रम में होने का कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर 10 ठो सेल को भी आप समांतर क्रम में जोड़ दोगे तो उन सबका विद्युत वाहक बल, मतलब उस परिपथ का विद्युत वाहक बल क्या रहेगा? एक ही सेल के बराबर रहता है, सबको जानते हो, क्योंकि इस समांतर क्रम में विद्युत वाहक बल क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो समांतर प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब m का प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा, सिर्फ किसका पड़ेगा? n का पड़ेगा, n का। तो कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल NE। क्या हो जाएगा? NE, क्योंकि m का कोई इफेक्ट नहीं होगा। समांतर क्रम में आप सबको मैं बता चुका हूं, एक ही सेल का काम करता है। श्रेणी क्रम में सभी सेल का काम करेगा, NE हो जाएगा, ठीक है। कुल प्रतिरोध निकालेंगे तो सबको पता है जो श्रेणी क्रम में कितना जुड़ा हुआ है? n बार जुड़ा हुआ है, और सबका आंतरिक प्रतिरोध क्या है? R है।
तो श्रेणी क्रम का आंतरिक प्रतिरोध हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा NR। होगा कि नहीं होगा? अब देखो NR जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कितना बार जुड़ा हुआ है समांतर क्रम में? M बार जुड़ा हुआ है। कैसे? देखो मैं बता दूं, एकदम सिंपल है। देखना मेरे भाई, सब लोग को समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। ये NR है, ठीक है, और इसके साथ समांतर क्रम में एक और जुड़ गया, क्या चीज? NR। ठीक, तो इसका रेजिस्टेंस जो है टोटल क्या निकलेगा? इसका तुल्य क्या निकलेगा बताओ मुझे? तुल्य हम सबको पता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 होता है कि नहीं होता है? तो 1/R = हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रत्येक का मान क्या है? NR है, क्योंकि इसमें पूरा श्रेणी क्रम का NR है, इस श्रेणी क्रम का NR है, इस श्रेणी क्रम का NR है, ये NR हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा 2/NR, और इसका जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो R बराबर निकालेंगे तो ये निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा? या फिर इसको इधर देखिए, हाँ चलो, R बराबर क्या निकल जाएगा? NR/2 निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं? तो 2 है तो NR/2 निकला, 3 रहेगा तो NR/3 निकलेगा, अगर M है तो क्या निकलेगा? NR/M निकलेगा। समझ में आ गया? इसलिए मैं बोला प्रीवियस वीडियो को प्लीज देखा करो, तब समझ में आता है, सबको रिलेटेड रहते हैं। तो आंतरिक प्रतिरोध NR है एवं NR प्रतिरोध M बार समांतर क्रम में संयोजित है। किसमें संयोजित है? समांतर क्रम में संयोजित है। आप नोट में इन सब चीजों को लिख लिया करो साइड में, ठीक है? तो ये हो जाएगा कुल आंतरिक प्रतिरोध जो होगा, आंतरिक प्रतिरोध वो हो जाएगा हमारा, कुल आंतरिक प्रतिरोध जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा बता दीजिए मुझे? NR/M। इसको साइड में लिख लिया करो ताकि आपके समझ में आ जाए कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। NR/M। अब आप सबको पता है बाह्य प्रतिरोध क्या है? बाह्य प्रतिरोध मुझे दे रखा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R दे रखा है। अतः कुल प्रतिरोध, अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध ये कुल आंतरिक प्रतिरोध है। परिपथ का कुल प्रतिरोध जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा R प्लस या NR/M प्लस R हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हो, क्या कर सकते हैं? NR प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए MR/ आपका हो जाएगा M। इतना चीज समझ में आ गया? हम सब जानते हैं बच्चों विद्युत धारा बराबर होता है विद्युत वाहक बल डिवाइडेड बाई हमारा होता है बच्चों कुल प्रतिरोध। क्या होता है? कुल प्रतिरोध। अब ऊपर में लिख रहा हूं, चिंता मत करो आप, कुल प्रतिरोध। तो इसको मिटा देते हैं, अब इसका काम खत्म हो चुका है हमारा। तो कुल प्रतिरोध, तो विद्युत वाहक बल हो जाएगा हमारा, यहां दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, है ना भाई? तो विद्युत धारा हो जाएगा I दैट इज इक्वल टू हो जाएगा, विद्युत वाहक बल कितना आया है ये देखो, कुल विद्युत वाहक बल आया है NE डिवाइडेड बाई कुल प्रतिरोध क्या आया है बता दो मुझे, NR प्लस MR डिवाइडेड बाई M आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? इसको ऊपर भेज दीजिए, तो I दैट इज इक्वल टू हो जाएगा NME डिवाइडेड बाई NR प्लस MR कैपिटल R। ठीक है, अब बात ये आती है कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं सर, क्यों पढ़ रहे हैं? मान लो आपके पास सेल है और आप उस सेल के द्वारा आप क्या कर रहे हो, कोई बल्ब जला रहे हो, साउंड सर्विस चला रहे हो, पंखा चला रहे हो, कूलर चला रहे हो, टीवी चला रहे हो, समझ में आ रहा है? चला रहे हो। तो हमको किस अवस्था में, मैं आपको बता दिया किस अवस्था में आप श्रेणी क्रम में संयोजित करोगे, किस अवस्था में आप समांतर क्रम में संयोजित करोगे। अब मैं बोलता हूं किस अवस्था में आप मिश्रित क्रम में संयोजित करोगे। इसके लिए हम ये पढ़ रहे हैं, मिश्रित क्रम में उस सेलों को हम किस अवस्था में संयोजित करेंगे। समझ में आ रहा है? मान लो आपके पास ढेर सारे सेल हैं, ठीक है, और मैं तो पहले बताया आपको यदि आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से कम है तो श्रेणी क्रम में, अगर आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्यादा है तो समांतर क्रम में यार, और अगर बराबर हो गया तो दोनों के दोनों आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध बराबर हो गए तो तब ये मिश्रित क्रम में संयोजित किया जाता है। लेकिन उसको मुझे प्रूफ करके दिखाना है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि बच्चों
लिख दिया रहेगा। वैसे भी फिजिक्स का आजकल का क्वेश्चन पूछने का तरीका बिल्कुल बदल चुका है, वो घुमा के कहानी सुना के ठीक है आपको क्वेश्चन पूछता है। कैसे पूछेगा कि आपके पास बहुत सारे सेल हैं और उन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, आप जो प्रतिरोध लगाना चाहते हो, बल्ब जलाना चाहते हो, साउंड सर्विस चलाना चाहते हो, उसके प्रतिरोध के बराबर है। तो आप उसको किस क्रम में संयोजित करोगे, उन सेलों को किस क्रम में संयोजित करोगे, और उस क्रम में संयोजित करने के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, उन सिद्ध कीजिए, ठीक है, कि वह संयोजन आपके लिए लाभप्रद है। और लाभप्रद हमारे लिए क्या होगा, हम चाहेंगे कि हमें धारा ज्यादा मिले, धारा ज्यादा मिले। तो इस धारा का मान, ये देखिए व्यंजक आ गया, इस धारा का मान कब ज्यादा होगा, कब ज्यादा होगा बच्चों? अब इन सबको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, इन सबको, इनका काम खत्म हो चुका है। अब इस धारा का मान कब ज्यादा होगा, इस धारा का मान तब ज्यादा होगा, इधर देखो समीकरण नंबर 1 दे देता हूं अब भी ठीक है, समीकरण 1 से धारा का मान अधिक होगा, धारा का मान अधिक होगा जब नीचे में जो है वो कम होगा, NMR प्लस NR का मान कम होगा, ये तो सिंपल सी बात है। अब बोलोगे कि सर विद्युत वाहक बल का मान कम होगा तो कहां से आपका धारा का मान कम होगा जी? उसी के कारण तो धारा बहती है, उसको कम कर ही नहीं सकते, वो प्रोपोर्शनल में है, सामने में है, समानुपाती में है, मतलब ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, लेकिन ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, तो इसको हमको कम करना है। तो समीकरण 1 से धारा का मान अधिक होगा जब इसका मान कम होगा। अब ये कम कैसे होता है, इधर देखो, सब लोग देखते रहो, मैं क्या लिख रहा हूं देखना ध्यान से, MR प्लस NR दैट इज इक्वल टू, मैं बताऊंगा क्यों लिखा ऐसा, अंडर रूट MR माइनस अंडर रूट NR का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट MR इंटू NR। आप बोलोगे सर ये क्या लिख दिया आपको भी लिखना है यही चीज, क्यों लिखना है मैं बता रहा हूं, आप सबको पता होगा। देखो ये A प्लस बी है, मान लो ये B मान लेते हैं, और दैट इज इक्वल टू मैं लिख दिया हूं A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2AB लिख दिया कि नहीं? सॉल्व करके देखो भाई, इसका क्या होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB होता है और प्लस AB होता है। तो यहां पे मैं क्या किया हूं, अंडर रूट लिया हूं, इसको अंडर रूट, सॉरी यार, तो इसको अंडर रूट के फॉर्म में लो ना, अंडर रूट A का स्क्वायर प्लस अंडर रूट B का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अंडर रूट के फॉर्म में है ना, देख लो, ठीक है, अंडर रूट के फॉर्म में है बच्चों। और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये हो जाएगा अंडर रूट 2AB, और ये क्या दे दिया मुझे, ये मैं लिखा दिया हूं 2 अंडर रूट A अंडर रूट B, है कि नहीं है? तो ये दोनों कट जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, A प्लस बी जो है ये A हो जाएगा और ये हो जाएगा B, तो ये सेम है कि नहीं है? तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, तो वही चीज मैंने लिखा है, ठीक है। ये एवं MR प्लस NR का मान कम होगा, क्योंकि मुझे इसका मान कम करना है, MR का मान कम होगा यदि हमारा अंडर रूट MR माइनस अंडर रूट NR का मान कम होगा, क्योंकि ये जो है बच्चों ये अंडर रूट में है, ठीक है, ये भी अंडर रूट में है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये स्क्वायर में है, ये अंडर रूट में है, इसलिए इसका मान बहुत कम होता है, इस पर डिपेंड ज्यादा नहीं करता, इसका डिपेंड करता है इसके ऊपर, इसका मान कम होना चाहिए। अब इसका मान कम कर देते हैं हम लोग, कम कैसे करते हैं, कम कर देते हैं सीधा कम करने पर देखते हैं क्या आता है, NR कम कर देते हैं, 0 कर देते हैं, इसको मान लेते हैं 0, तो क्या इफेक्ट होने वाली है, तो अब ये हो जाएगा अंडर रूट MR दैट इज इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर कर दो NR, तो दोनों साइड से रूट कैंसिल हो जाएगा, MR दैट इज इक्वल टू हो जाएगा NR, हो गया। तो अब हमारा निष्कर्ष क्या निकला, ये देखो आप R का वैल्यू निकाल लीजिए, R दैट इज इक्वल टू हो जाएगा NR डिवाइडेड बाई M, आ गया। अब इस इक्वेशन को जो R का वैल्यू आया है इसको यहां पे रख दो करके, तो देखो भाई मुझे क्या चाहिए, इसको बढ़ाने के लिए इसका मान कम होना चाहिए, और ये डिपेंड कर रहा है इस पर, इसको कम करना है, इसको कम करूंगा तो ये कम होगा। अब इसको कम मैंने कर दिया तो मुझे रिजल्ट तो कुछ मिलना चाहिए, कम कर दिया मैं तो मुझे धारा ज्यादा मिलना चाहिए ना, तो रख के देखोगे तब तो समझ में आएगा ना कि धारा का मान ज्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है, तो रखो वहां पे, और क्या रख देंगे, बोलिए क्या रख देंगे, I दैट इज इक्वल टू NM
ई डिवाइडेड बाई एन आर प्लस एम आर, या एम आर की जगह में सीधा रख दीजिए, आर की जगह में मत रखो, किसके जगह में रख दो, एम आर की जगह में रख दो। एम आर इज इक्वल टू एन आर कर दिए, तो एम आर की जगह में क्या रख देंगे, एन आर रख देंगे। तो एन आर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो बच्चों, एन एम ई डिवाइडेड बाई 2nr हो गया। तो ये n से n कैंसल आउट हो गया, तो E इज इक्वल आई इज इक्वल टू हो जाएगा एम ई डिवाइडेड बाई 2r। समझ में आ गया? मतलब ये हुआ कि हमें इस क्रम में संयोजित करने पर, ये मान इक्वल होने पर, दोनों को मान इक्वल होने पर धारा का मान हमको अधिक प्राप्त होता है। और उस स्थिति में पूरा हमको एम सीरीज में जो समांतर क्रम में जुड़े हुए सभी, एक बार फिर से देख लो, ठीक है स्टूडेंट। तो ये समझ में आ गया आपको? ये बच्चों ये है कि इस स्थिति में जब हमारा आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध के बराबर होता है तो हमको धारा जो है अधिक प्राप्त होती है। तो हमको अब समझ में आ गया कि किस अवस्था में हमको श्रेणी क्रम में संयोजित करना है सेलों को, समांतर क्रम में और जो है मिश्रित क्रम में। ठीक है, जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप बहुत सारा सेल को यूज करोगे और उसको कोई धारा आपको मिलने वाला नहीं है ना भाई। जैसे कि अभी मैं बताया ना, ये हो गया फाइनल, ठीक है, यहीं तक लिखना है। अब आपको लिख देना है, लास्ट लिख देना है, नोट लिख देना है, नोट नहीं लिखना है, आंसर लिख देना है कि जब आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध के बराबर होता है तब हमें प्रतिरोधों को समांतर मिश्रित क्रम में क्या करना चाहिए, संयोजित करना चाहिए। ये लिख दीजिएगा। अभी मैं क्या बता रहा था, अब मान लो आपका जो है आंतरिक प्रतिरोध का मान वो बाह्य प्रतिरोध से बहुत कम है। क्या है, बहुत कम है बच्चों, बहुत कम है। और आपको मैंने बहुत सारा सेल दे दिया और आपने क्या किया, उसको गलती से ही यार क्या कर दिया, गलती से या फिर आपने क्या उसको संयोजित कर दिया है, उसको समांतर क्रम में संयोजित कर दिया है, तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपको 10 ठो सेल दिया हूं ना, उससे अच्छा एक ही सेल और 10 सेल बराबर काम करेगा। तो क्या मतलब हुआ आपका, हाँ? जब आपको पता ही नहीं है, और इसीलिए हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, इसीलिए केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इसीलिए मैथ्स पढ़ते हैं भाई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसका डेली लाइफ में यूज नहीं है। मैंने कल पढ़ा, मैंने एक वीडियो में बताया था आपको कि बिजली बिल कैसे आती है, कैसे उसको कम किया जा सकता है। बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं और हमारा जो ये मैच्योरिटी लेवल है ना वो बढ़ रही है, आपको पता नहीं चलता है। आप बोलते हो सर हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं, ठीक है, ट्राइंगल पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, उस ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ है आपको पता भी नहीं चलता और आप करते रहते हो। चलिए ज्यादा बहस नहीं करेंगे, चीजें समझ में आ गई। अब चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं कुछ। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए काम करते इतना ही करते हैं यार, क्लास ज्यादा बड़े हो जाएंगे, ठीक है। और इसके जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं, मतलब आपका जो कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस है और कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल है, दोनों का मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको एक ही क्लास में कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट।